हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बार चेक कर कि दिख रहा हूं। ठीक है, तो परमाणु अणु आपका थर्ड लेसन है और यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु और अणु क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जो आपका फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट लेसन में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महर्षि हैं, उनका नाम था कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि छोटे छोटे कण जो आपस में जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे कणों का आपस में मिलना, उन कणों का आपस में जुड़कर एक वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं पदार्थ। तो उस पदार्थ को ही बोला गया परमाणु। ठीक है, तो परमाणु क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, परमाणु सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में, इसी के सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये फर्स्ट पॉइंट था, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि परमाणु होते क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और थर्ड बात मैं आपको बताता हूं कि थर्ड पॉइंट, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेन बात आप समझेंगे आप लोग सभी। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये बात आप समझो। सेकंड बात, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर निकले अपने घर से और कहीं पर हमें हाइड्रोजन पड़ा दिखाई दिया, नाइट्रोजन पड़ा दिखाई दिया, ठीक है, और क्लोरीन पड़ा दिखाई दिया, ऐसा तो नहीं है ना। सॉरी, ऑक्सीजन पड़ा, ओ परमाणु, एन परमाणु, एच परमाणु, ये सब पड़ा हुआ दिखाई दिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। मॉलिक्यूल्स तो जैसे O2 N2 ये तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से आप सांस लेते हैं। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, उससे सांस लेते हैं, वो तो मिलेगा। लेकिन ये तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते ना, परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेते हैं यहाँ पर HNO, ये आप नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि आपका चैप्टर नेम जो है वो परमाणु और अणु है। परमाणु और अणु चैप्टर नेम है, तो सबसे पहले चैप्टर के नेम से मैं बात करता हूं और चैप्टर के नेम से ही मैंने आपको सबसे पहले बताया कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, एक बार ये नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, जब आप इसको नोट कर लेते हैं, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, ये सब एग्जाम्पल है, सिंगल एटम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अणुओं से, आपने नोट कर लिया होगा। फिर अणुओं से बात करते हैं बच्चों। अणु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु ही मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु ही मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अणु क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते क्या है? मॉलिक्यूल्स होते क्या है? ये सूक्ष्मतम, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये इसका यहाँ पे। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि अणु रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं? ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 3, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग समझ लो। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स यहां से आप देख लो। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे यहां से? अणुओं के H2N2O2, ये एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा नोट में आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। जब दो या दो से अधिक परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, when two or more atoms combined with each other, ठीक है, so formation of a new compound so known as molecules। ठीक है, two or more atoms combined with each other, अर्थात दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि H और H, ये यहाँ पर दो परमाणु हैं और ये दोनों परमाणु आपस में मिल रहे हैं और H2 का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, समझे आप लोग? तो बात होती है समझने की, जब आप लोग अच्छे समझते हो तो आपका टॉपिक क्लियर होता है। ये बात समझने की होती है थोड़ी, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां से बच्चों हमने क्लियर किया परमाणु होता क्या है, और इसके बाद में हमने क्लियर किया कि अणु क्या होता है। ठीक है,
मैं अपने सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, जो 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक को समय के साथ, और जब समय के साथ और इंटरेस्ट लेकर जब पढ़ेंगे ना, तो 100% आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप उसको समझेंगे, ठीक है, बिना इंटरेस्ट के, विदाउट इंटरेस्ट आप उसको समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक पढ़ाई के प्रति भी एक, जिस प्रकार आप खेलने के लिए एक रुचि उत्पन्न करते हो, उसी प्रकार आपको पढ़ने के लिए भी अपने अंदर एक रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न होगी अंदर से, जिस प्रकार आप खाने के लिए, होता क्या है कि जिस प्रकार हमें खाने के लिए अंदर से भूख लगती है, ठीक है, खाने के लिए हमें अंदर से भूख लगती है, तो उसी प्रकार हमें पढ़ने के लिए भी एक अंदर से एक जज्बा उत्पन्न होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की। यहां तक ये आपका पॉइंट नोट, ये परमाणु और अणु की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं यहां से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ठीक है। ये आपका, ये मान लो कि यहां से आपका लेसन स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक तो मैं आपको परमाणु और अणु के विषय, लेसन के विषय में बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, वहां से अणु में एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे कि एच टू भी आप जल अणु का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, तो ये अणु है H2 जल का अणु, ये भी एग्जांपल अणु का हो सकता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन, इससे मतलब है कि इस नियम की खोज या इस नियम को जिसने प्रस्तुत किया, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव, रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव, ठीक है, एमवी लोमोनोसोव थे, उन्होंने 1756 में इस नियम को प्रस्तुत किया, ठीक है। एक बात यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो एमवी लोमोनोसोव ने किस सन में दिया, 1756 में। किस नियम को दिया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे एमवी लोमोनोसोव, उन्होंने 1756 में इस नियम को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि, ठीक है, उन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी है,
अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ रहे हैं कि वैज्ञानिक जो थे एमवी लोमोनोसोव वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1756 में इस नियम को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी है, अर्थात अविनाशी का मतलब होता है, इट मीन्स होता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों और नहीं नष्ट किया जा सकता है, परंतु न उत्पन्न होता है नहीं नष्ट होता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात वन फॉर्म चेंज इनटू अनदर फॉर्म। क्लियर? जैसे कि ठीक है, ये बात समझ आए आपके? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल आपका, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उन्होंने बोला कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, इसको ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये एक ग्रुप है। ठीक है, एक ठोस पत्थर जिसको बोलते हैं चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको दूसरे रूप में बदला जा सकता है, CaO प्लस CO2। समझे? तो एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। समझे आप लोग? जैसे कि एक बात मैं आगे बता देता हूं आपको, जैसे कि इसके अनुभार की बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो यहाँ पर कितना होता है, कैल्शियम का होता है आपका 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, 16 गुना 3 कितना होता है 48। ठीक है, 40 और 10 50, 48 और 2 50, ये हो जाता है आपका 100। ठीक है, पूरा 100 ग्राम हो जाता है। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है, बिन बुझे चूने का होता है 40 प्लस 16, तो कितना हो जाता है 56 ग्राम। और बच्चों CO2 का कितना होता है आपका, ये हो जाता है आपका 44 ग्राम। ठीक है, कैसे, 12 प्लस 16 दूनी 32, 44 ग्राम। तो इस प्रकार ये भी 100 हो जाता है इधर भी। तो आप देख रहे हैं इधर भी 100 ग्राम और इधर भी 100 ग्राम, लेकिन बस होता क्या है कि एक पदार्थ को आपने दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया, अर्थात इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में हमने इसको बदल दिया, लेकिन ग्राम की मात्रा जो है वो इधर भी 100 ग्राम है और उधर भी 100 ग्राम है। ये बात क्लियर हुई? अब इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। समझ रहे हैं ना? तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि बर्फ है आपका, और बर्फ को आप गर्म करते हैं, तो बर्फ के गर्म करने के बाद में वो जल बन जाता है, और जल को ठंडा करने के बाद में वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जल के जो अणु होते हैं वे संघनित हो जाते हैं। जैसे कि कल ही मैंने आपको समझाया कि जल के जो अणु है बच्चे वो संघनित हो जाते हैं, कणों का इकट्ठा होकर एक ठोस का निर्माण होता है। ऐसे बर्फ को जल में बदल सकते हैं, जल को बर्फ में बदल सकते हैं, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए।
जैसे इस पर आधारित हमें क्वेश्चन लेंगे अभी, ये आप नोट कर चुके। इस पर आधारित हमें क्वेश्चन लेंगे अभी, अच्छे से क्वेश्चन लेंगे। ये मैं रख कर देता हूं, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसेव ने उन्होंने 17 इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने किया था। ने किया था लिख लो यहां पर, किया था उन्होंने, बस ये कर लिए, कर लो। उन्होंने 1756 में इस नियम को प्रस्तुत किया। ठीक है, थोड़ा यहां पर मिस्टेक हो गई, तो ये सब ठीक है, उससे आगे का सब ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, अब कर देता हूँ। उसके बाद में बच्चों में क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप ले लेंगे एग्जाम्पल के साथ, जब अच्छे से, जैसे कि अभी कैल्शियम कार्बोनेट से मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, द्रव्य, ये आपका द्रव्य के अविनाश्यता के नियम को समझाने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके तो यहां से आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं आप लोग, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, और 143.5 ग्राम 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। ठीक है, तो 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। यहां से समझो सोडियम क्लोराइड का प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सोडियम क्लोराइड का प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहां पर लिख लो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, प्लस में किसके साथ मिला है, सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ मिला है। तो आपने क्या देखा, 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है आपका, और सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके, एक सेकेंड, 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, यानी ये यहां पर 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, 170 ग्राम क्या आपका सिल्वर नाइट्रेट है, और सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, अर्थात हमें सोडियम क्लोराइड की वैल्यू नहीं पता,
और क्या बनाता है 143.5 ग्राम, 143.5 ग्राम क्या बना रहा है सिल्वर क्लोराइड, 85 ग्राम क्या बना रहा है आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और प्लस में क्या बन रहा है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो दो चीज बनी है आपकी, 143.5 ग्राम तो बना है सिल्वर क्लोराइड और 85 ग्राम आपका बना है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये 85 ग्राम हो गया क्योंकि ये तो उत्पाद है आपके। मैन बात क्या आई निकल कर, मैन बात क्या आएगी 170 ग्राम प्लस एक्स इक्वल टू, ये सोडियम क्लोराइड हमें नहीं पता क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हमें नहीं पता कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, वो आपको निकालनी है। तो 143.5 प्लस 85 ग्राम, ये सब ग्राम में मात्रा है। ठीक है, ये भी आपके ग्राम में मात्रा है, टोटल जोड़ लीजिए 143.5 कितना हुआ 85.05 और 3 8 38 और 8 और 4 कितना हुआ 228.5। ठीक है, 5 और 3 8 4 12 का 2 का 1 और 1 2, 228.5 हुआ ये आपका। ठीक है, टोटल कितना हुआ 228.5। बच्चों ये 228.5 हुआ आपका और इधर कितना हुआ 170 ग्राम हुआ प्लस एक्स। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एक्स इक्वल टू हो जाता है 228.5 और माइनस 770 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम में आपका 228.5 में से आपने माइनस कर लो 170। ठीक है, 5.8, 12 में से 7 गया कितना बचा 5 और ये 0। ठीक है, तो 58.5 ग्राम आ जाता है आपका, समझे आप। तो कितनी वैल्यू आई आपकी 58.5 ग्राम आंसर आया, समझे। एक बार दोबारा समझ लो, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दो चीज आपने मिलाई, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये लिख लिया आपने। देन वी गेट, फिर 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड आपका यहाँ पर बना, हमने लिख दिया सिल्वर क्लोराइड प्लस और साथ में क्या बना सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं 170 ग्राम आपका सिल्वर नाइट्रेट हुआ, ये हुआ सोडियम क्लोराइड कितना हुआ वो आपको नहीं पता क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड में कितना द्रव्यमान होगा, ये आपको फाइंड करना है। इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू कितनी है आपकी, वो आपके 143.5 ग्राम है। ठीक है, ये आपने वहां पर लिख लिया, जिसकी जो वैल्यू वहां पर लिख दी, सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू 170 ग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड की वैल्यू आपको निकालनी है। देन वी गेट सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू आपको 143.5 दी हुई है और प्लस में सोडियम नाइट्रेट की वैल्यू 85 ग्राम दी हुई है। तो मैंने क्या किया सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू यहाँ पर रखी 143.5 ग्राम प्लस सोडियम नाइट्रेट की यहाँ पर रखी 85 ग्राम और सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पर रखी 170 ग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड की हमें ज्ञात करनी है तो उसके स्थान पर एक्स मान लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 143.5 प्लस 85 ग्राम को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इनको दोनों वैल्यू को जोड़कर हमारी जो वैल्यू आई वो कितना आई 228.5 ग्राम। ठीक है, 170 ग्राम प्लस एक्स इक्वल टू, तो हमने एक्स निकालने के लिए 228.5 में से 170 माइनस कर लिया, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है 58.5 ग्राम, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां से द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना था, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में ठीक है,
तो बच्चों आज मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने नया लेसन स्टार्ट किया है परमाणु अणु। परमाणु अणु की डेफिनेशन पढ़ी है, उनके एग्जाम्पल सहित मैंने उनका एक्सप्लेन किया। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम क्या है। ये 2 से 3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके, ठीक है, हमारा लेसन स्टार्ट हो चुका है। इवन एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया है, आशा है कि अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, कल फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।